वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कीन्स की थ्योरी। और कीन्स की थ्योरी डिमांड फॉर मनी को हम रीड कर रहे थे। और डिमांड फॉर मनी में हमने ये बताया था कि जो कीन्स हैं उन्होंने डिमांड फॉर मनी यानी जो मुद्रा की मांग है वो इंडिविजुअल और बिजनेसमैन द्वारा तीन कारणों की वजह से की जाती है। पहला है ट्रांजैक्शन डिमांड, दूसरा प्रिकॉशनरी डिमांड और तीसरा स्पेकुलेटिव डिमांड। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो ट्रांजैक्शन डिमांड होती है ये ब्याज बेलोच होती है, यानी इंटरेस्ट इनइलास्टिक होती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन डिमांड पर ब्याज की जो इंटरेस्ट रेट है यानी जो इंटरेस्ट रेट है उसका ट्रांजैक्शन डिमांड पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रिकॉशनरी डिमांड। और प्रिकॉशनरी डिमांड में भी हमने ये बताया था कि जो लोग हैं वो जो प्रिकॉशनरी यानी भविष्य में घटित होने वाली अनिश्चितताओं यानी अनसर्टनिटीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर होते हैं और उसके लिए एक रिज़र्व रखते हैं। और उस रिज़र्व के माध्यम से वो उस रिज़र्व के जो अमाउंट है उसको वो किसी भी ब्याज की दर पर छोड़ना नहीं चाहते हैं और डिमांड फॉर मनी को वो ज़्यादा करते हैं। और ये भी ट्रांजैक्शन डिमांड की तरह ही इंटरेस्ट इनइलास्टिक होती है, यानी ब्याज बेलोच होती है। ब्याज की दर का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है जब तक कि बहुत ज़्यादा मात्रा ब्याज की ना हो। इसका डायग्राम और ट्रांजैक्शन डिमांड का जो डायग्राम था वो बिल्कुल सेम था और फार्मूला भी बिल्कुल सेम था। एल टी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई आर, आय का और ब्याज की दर का इससे पहले। इसके बाद आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा स्पेक्यूलेटिव डिमांड। स्पेक्यूलेटिव डिमांड का मतलब हो गया सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। देखिए, जो सट्टा उद्देश्य की मांग होती है वो व्यक्ति भविष्य में लाभ कमाने के उद्देश्य से मुद्रा का एक हिस्सा बचाकर रखता है, यानी अपने पास रखता है। तो मुद्रा के हमने कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग को तीन रूप में बांटा था, प्रिकॉशनरी, ट्रांजैक्शन और तीसरा स्पेक्यूलेटिव। तो स्पेक्यूलेटिव जो डिमांड होती है वो भविष्य में लाभ कमाने की आशा के लिए की जाती है और भविष्य में ये देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि ब्याज की दर और जो कीमत होती है उसमें विपरीत संबंध होता है। इसका मतलब ये है कि जब बॉन्ड की कीमतें कम होंगी तो ऊंची ब्याज दर बताई जाएगी और जब बॉन्ड की कीमतें ऊंची होंगी तो ब्याज की दर को कम व्यक्त करती है। सट्टा उद्देश्य के लिए कई बार लोग तरल संचय भी रखते हैं और ये तरल संचय वो ये चाहते हैं कि भविष्य में बॉन्ड या प्रतिभूति यानी सिक्योरिटीज़ में निवेश करके अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। यहाँ मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बॉन्ड की कीमतें और ब्याज दरों में यानी विपरीत संबंध होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जब बॉन्ड की कीमत यानी प्राइस कम होती है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है और जब बॉन्ड की कीमतें कम हो जाती हैं या जब बॉन्ड की कीमत ज़्यादा हो जाती है तो ब्याज की दर कम को व्यक्त करती है। जैसे यहाँ एक इसका फॉर्मूला है स्पेक्यूलेटिव डिमांड को बॉन्ड के रूप में निकालने का, V इज इक्वल्स टू R अपॉन स्मॉल r। यहाँ V का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड। अगर हमें कैलकुलेट करना है, R इज़ द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बॉन्ड है और R इज़ द रेट ऑफ करेंटली अर्न या मार्केट वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिटर्न है। सपोज़ कीजिए हमारे पास एक रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है कि किसी भी बॉन्ड पर हमें 100 रुपये के बॉन्ड पे हमें 4 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा और उसका एनुअल जो रिटर्न है वो हमारे पास कितना है, 4 रुपये। तो इस प्रकार से हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो 4/0.04 हो जाएगा। इससे हमारे जो बॉन्ड है उसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 100 रुपये। सपोज़ कीजिए कि यदि ब्याज की दर बढ़कर 8% हो जाए तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा 4/0.08। इससे जो वैल्यू है
वो हमारी हो जाएगी 50। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि यहाँ जहाँ पर एनुअल रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट जो दिया है, अगर 4 से बढ़ाकर हम 8 कर दें तो फॉर्मूला हो जाएगा 4/0.08। तो उससे हमारे बॉन्ड की जो प्राइस है वो हो जाएगी 50। तो इस प्रकार से हम इसको क्लियर कर सकते हैं कि यदि रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो जाती है तो बॉन्ड की प्राइस कम हो जाती है, और अगर रेट ऑफ रिटर्न कम होती है तो बॉन्ड की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, और रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगी तो बॉन्ड की प्राइस कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में एक व्यापारी जो अपने पास तरल रूप में मुद्रा रखी है, वो क्या करेगा कि जब ब्याज दर ऊंची होगी, जैसे 8% हो जाती है, तो उससे बॉन्ड की प्राइस कितनी हो जाएगी? 50 रुपये। क्लियर है? तो इस कंडीशन में एक व्यापारी बॉन्ड को खरीदेगा, और जब ब्याज की दर गिरेगी तो वो उनको वापस बेचकर पुनः लाभ अर्जित करेगा। जैसे सपोज कीजिए इस इलस्ट्रेशन में है, यदि यहाँ बॉन्ड की प्राइस 100 रुपये है तो वो नहीं खरीदेगा भी। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि यहाँ 8% रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है, तो बॉन्ड की जो प्राइस है वो हो जाएगी 4/0.08 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 50 रुपीज़। जब ब्याज की दरें गिर जाएगी, ब्याज की दर बढ़ जाएगी, तो जब बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इस वाली कंडीशन में एक व्यापारी अधिक से अधिक सट्टा लाभ कमाने के लिए बॉन्ड को खरीदेगा, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी, जैसे यहाँ 4 हो गए तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई है, तो ऐसी कंडीशन में जब ब्याज की दर गिरेगी तो वो उसको विक्रय करके लाभ कमाएगा। इसे इस डायग्राम के माध्यम से भी समझाया जा सकता है कि एक व्यक्ति है जो मुद्रा की मांग कर रहा है, तो इसके ओ डब्ल्यू जहाँ एक्सिस लिखा है वहाँ स्पेक्युलेटिव डिमांड लिखा है, और जहाँ ओ आर लिखा है ओ एक्स एक्सिस पे हमने ब्याज की दर को प्रदर्शित किया है। यहाँ सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को व्यक्त करना बताया गया है। चित्र में एक आर सी ब्याज की दर लिखी हुई है, ये क्रांतिक ब्याज दर है, क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट है। अगर आर सी से आर अधिक है, आप देखिए इसके दो डायग्राम शेप बने हुए, एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है। यदि आर यानी ब्याज दर आर सी से अधिक है तो परिसंपत्ति धारक अपनी समस्त नकदी शेषों को बॉन्ड में लगाता है और उसकी मुद्रा की मांग शून्य हो जाती है। यानी इसका अर्थ यह है कि यदि आर सी से ज़्यादा ब्याज की दर होती है तो जितना भी उसके पास लिक्विडिटी है वो उसको त्याग करता है और बदले में बॉन्ड वगैरह को खरीदता है। इससे उसकी मुद्रा की मांग शून्य हो जाती है, क्योंकि जब ब्याज की दर बढ़ जाती है तो बॉन्ड का जो मूल्य है वो घट जाता है। तो वो घटे हुए मूल्य पर लाभ कमाने के लिए उस वक्त अपनी समस्त जमा संपत्ति को बॉन्ड को खरीदने में लगा देता है और वेट करता है कि आने वाले समय में अगर ब्याज की दर कम होगी तो उसकी बॉन्ड की जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो जाएगी बॉन्ड की। इस वाली कंडीशन में वो क्या करेगा? अपने बॉन्ड को सेल करेगा। यहाँ दूसरा देखिए, जब आर सी से आर कम हो रहा है तो इस वाली कंडीशन में जितनी भी जो उसने बॉन्ड को खरीदा था उन सभी बॉन्ड्स को वो सेल कर देगा और भविष्य में अधिक से अधिक लाभ कमाएगा। इस प्रकार जो सट्टा मांग होती है वो ब्याज लोच होती है, यदि और इसके माध्यम से हमें ये ज्ञात होता है। इसके बाद हम बात करेंगे लिक्विडिटी ट्रैप की। लिक्विडिटी ट्रैप को कीन्स के अनुसार तरलता जाल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तरलता पाश यानी लिक्विडिटी ट्रैप। आप इसमें देखिए कि ये डायग्राम है, एक डायग्राम में लिक्विडिटी ट्रैप बना हुआ है, इसी को हम तरलता जाल कहते हैं। तो तरलता जाल
का मतलब होता है जब ब्याज की दर बहुत ज़्यादा पूर्णतया लोचदार हो जाती है। तो इस वाली कंडीशन में जो मुद्रा है उसकी जो स्पेक्युलेटिव डिमांड है वो भी अनंत लोच हो जाती है, यानी इन्फिनिटी हो जाती है। क्योंकि देखिए जब इसका साधारणतया मतलब हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जब ब्याज दर इतनी ज़्यादा नीची हो जाती है कि लोग बॉन्ड वगैरह में निवेश करने की बजाय मुद्रा को अपने पास लिक्विडिटी में ही रखना पसंद करते हैं। कई बार बाज़ार में ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम ब्याज की जो दर है वो बहुत कम हो जाती है, तो हम किसी और को ब्याज पर अपनी लिक्विडिटी देने के बजाय हम उसे अपने पास ही रखना स्वीकार करते हैं। सपोज़ कीजिए कि अगर मेरे पास कोई 100 रुपये हैं और कोई 1% ब्याज से मेरे से साल भर का मांग रहा है, तो मैं उससे ये कहूँगा कि ठीक है, मैं ब्याज पर नहीं दूंगा, मुझे ब्याज को अर्न नहीं करना, मेरे पास 100 रुपीज़ मेरे पास रहेंगे तो वो ठीक है। लेकिन अगर वही ब्याज की दर 1% से बढ़कर 5% या 10% हो जाती है, तो इस वाली कंडीशन में मैं अपनी लिक्विडिटी को सेक्रीफाइस कर दूंगा, यानी त्याग कर दूंगा, और बदले में ब्याज को प्राप्त करूंगा। यही तरलता त्यागने का पुरस्कार जो होता है वो इंटरेस्ट होता है। हमें इतना लालच इंटरेस्ट के रूप में मिलना चाहिए कि हम अपनी तरलता को त्यागें। ये लिक्विडिटी ट्रैप को बताता है। तो लिक्विडिटी ट्रैप ऐसी कंडीशन है जहाँ पर ब्याज की दर बहुत नीचे हो जाती है। इस वाली कंडीशन में लोग ब्याज यानी सट्टा मांग को बॉन्ड या इन्वेस्ट करने की बजाय अपने पास रखना ही स्वीकार करते हैं। इतनी कम ब्याज दर पर वे अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं। यही तरलता का पाश बोला जाता है। इसके लिए हम अगले वाले चैप्टर में पर्टिकुलर इसी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।